गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के इतिहास विषय के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। जब हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसके अध्यायों पर जाने से पूर्व हमें उस विषय के अर्थ का ज्ञान, उस विषय के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हम किस पुस्तिका को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और ये किस तरीके का विषय है। इसी मोटिव को लेकर के मैं आपको सर्वप्रथम आपकी पहली कक्षा में इतिहास के अध्यायों पर जाने से पूर्व इतिहास विषय के बारे में कुछ सामान्य परिचय देना चाहूँगी। जब कभी भी हम किसी भी विषय के बारे में, किसी भी शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम ये ज़रूरी होता है कि हम उसके शाब्दिक अर्थ को पहचानें। यहाँ हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इतिहास के अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ की ओर ध्यान देंगे। एक यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि यदि हमें किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता है और उसके अर्थ को हमें निकालना है, उसकी परिभाषा तक पहुँचना है, तो उसका एक सीधा सा तरीका ये होता है कि आप शब्दों का संधि विच्छेद कर दो। जो भी शब्द दिया गया है उसका आप संधि विच्छेद कर देंगे तो उस संधि विच्छेद के बाद में आपको उसका सामान्य अर्थ पता चल जाएगा और जिसे आप परिभाषित कर सकते हैं या फिर उसका आर्थिक रूप निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर के अब हम इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करेंगे और उसके शाब्दिक अर्थ पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाना है, ठीक है। क्योंकि यदि हमें इतिहास का परिचय नहीं पता होगा तो हम अध्याय की ओर कैसे बढ़ पाएंगे। आप सर्वप्रथम ये लिखेंगे, हमारा जैसा कि पहला अध्ययन विषय, पहला अध्ययन बिंदु जो मैं इतिहास के परिचय से संबंधित आपको बताने जा रही हूँ वो है शाब्दिक अर्थ, यानी इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि संधि विच्छेद करने के उपरांत हमें शाब्दिक अर्थ आसानी से मिल जाएगा, उसी तरीके से हम इतिहास शब्द का भी संधि विच्छेद करेंगे। इतिहास शब्द जो है वो इत प्लस हाथ से मिलकर के बना है, ठीक है। इत प्लस हाथ से मिलकर के ये शब्द बना है, जहाँ इत का मतलब होता है ऐसा और हास मतलब होता है घटित हुआ या घटना, ठीक है। इस तरीके से यदि आप ध्यान दें तो इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो इस प्रकार से रहेगा, ऐसा घटित हुआ, ठीक है। ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो कुछ जैसा घटित हुआ उसके बारे में अध्ययन करवाने वाला शास्त्र इतिहास है। यदि इसे हम परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी, अतीत में घटित समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला शास्त्र, शास्त्र मतलब विषय, विज्ञान, एक ही बात है, शास्त्र इतिहास है। इस प्रकार से यदि आप देखोगे तो इतिहास का सीधी सी परिभाषा जो निकल कर के आई है वो ये है कि अतीत में घटित समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, जो विज्ञान है, जो विषय है वो इतिहास है। तो यहाँ हमें ये पता चल चुका है, अगर आप परिभाषा से समझ ही गए होंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है, कि अतीत में जो कुछ भी घटित हो चुका है उन सभी घटनाओं का समय के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध करके उनको अध्ययन करने वाला, जो अध्ययन करवाने की सुविधा देने वाला जो शास्त्र या विषय है वह इतिहास है।
जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इतिहास को जो अध्ययन है इसका वो तो बहुत पहले से चल रहा है, राजा महाराजाओं के समय से, अतीत काल से इतिहास लिखना और पढ़ना जारी है, परंतु उसे एक विषय का रूप किसने प्रदान किया? बहुत सारे ऐसे इतिहासकार रहे, अनुसंधानकर्ता रहे, जिन्होंने ये अनुभव किया कि इतिहास की घटनाओं का परिचय क्रमबद्ध रूप से संकलित कर जनता तक पहुंचाना अति आवश्यक है, तभी उन्हें अपने अतीत में घटित हुई समस्त घटनाओं का ज्ञान अच्छे प्रकार से, पूर्ण प्रकार से हो पाएगा, अपने देश का गौरव उन्हें पता चल पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हुए इतिहास को एक विषय का रूप प्रदान करने की ओर कदम उठाया गया। तो इतिहास विषय को एक विषय का रूप प्रदान करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उनका नाम है हेरोडोटस। ये अपना तृतीय बिंदु हो जाएगा अध्ययन का कि इतिहास को एक विषय का रूप प्रदान करने का श्रेय हेरोडोटस को है। ठीक है, इसी कारण जो हेरोडोटस हैं वो इतिहास के जनक या इतिहास के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी है कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास को विषय का रूप प्रदान करने का श्रेय किनको जाता है, तो उनका नाम हेरोडोटस है और इन्हें इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। ये आपको पता होना अति आवश्यक है। इस तरीके से अभी हमने इतिहास के विषय में 3 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है, इसका शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके जनक कौन है, कौन इसके पितामह है, इसके बारे में हमने अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, ये सारा आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जब इतिहास को एक विषय का रूप प्रदान कर दिया गया, अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग अन्वेषणकर्ताओं ने इतिहास को एक विषय के रूप में अपनाते हुए उसके अंदर विभिन्न घटनाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया, तो इसका संकलन केवल और केवल अपने विचारों के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि इसका जो संकलन है वो साक्ष्यों के आधार पर किया गया, सारी घटनाओं को इकट्ठा किया गया और जैसा कि हमने कहा उसको क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के लिए क्रमबद्ध भागों में विभाजित किया गया। इस तरीके से जो हम देखेंगे वो तीसरा पॉइंट बनेगा कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये आपको नोट डाउन भी करते जाना है। यानी हम बेसिकली यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास का विभाजन, क्योंकि हमने शुरू से कहा क्रमबद्ध अध्ययन करता है और करवाता है इतिहास अतीत की घटनाओं का, तो उसका जब वो क्रमबद्ध अध्ययन करवाता है तो किन भागों में बांट करके करवाता है, तो इतिहास का अध्ययन करने की दृष्टि से इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो प्रथम भाग है वो कहलाता है प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा भाग इसका कहलाता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग जो है इसका वो कहलाता है आधुनिक
कालीन इतिहास। इस तरीके से हमने देखा कि इतिहास का यदि हमें अध्ययन करना है तो इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो प्राचीन कालीन इतिहास का जो काल रहा है, इन्हें कालों की दृष्टि के आधार पर ही विभाजित किया है। इसका काल जो रहा है, जो समय रहा है, वो रहा है प्रारंभ से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक। यानी जहाँ से इतिहास की घटनाओं को हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ से ये घटित होनी प्रारंभ हुई, वहाँ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास हम अध्ययन करते हैं वो प्राचीन कालीन इतिहास कहलाता है। उसके बाद में 1200 ईस्वी से लगभग 1700 ईस्वी तक का इतिहास जो है, इसके बीच में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सब का अध्ययन हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और तीसरा जो है आपका भाग वो है 1700 ईस्वी से आधुनिक लेखों तक। यानी 1700 ईस्वी के बाद में वो सारी घटनाएं जो आधुनिक काल में कुछ समय पूर्व तक इतिहास के अंदर जोड़ी गई, वो समस्त घटनाएं हम आधुनिक कालीन इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। इस तरीके से इतिहास को हम 3 भागों के रूप में विभाजित हुए देख सकते हैं। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास का अध्ययन हम इस रूप में करते हैं। अगर आप आपकी पुस्तिका उठाएंगे तो सर्वप्रथम उसके इंडेक्स पर आप जाएं। सर्वप्रथम जब इसका इंडेक्स आप देखेंगे तो खुद आप देख पाएंगे कि इसकी जो विषय सूची है उसमें पहला जो अध्याय है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, दूसरा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, ये जो है 2, और तीसरा बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। ये तीनों जो अध्याय हैं, ये तीनों अध्याय आपके प्राचीन कालीन इतिहास से जुड़े हुए हैं, यानी इस समय के बीच के हैं और जो कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान देते हैं। आपकी इस पुस्तिका में आप तीनों कालों को देख पाओगे, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले से तीसरा जो अध्याय है वो प्राचीन भारत का है। इसके बाद आप चौथा देखोगे मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। पांचवा है उपनिवेशवादी आक्रमण। ये दोनों जो अध्याय हैं वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आप देखोगे, क्योंकि वो सारी घटनाएं 1200 से 1700 ईस्वी तक के बीच की मानी गई हैं। उसके बाद में छठा आपका जो चैप्टर है वो है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन और राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण। ये सारी घटनाएं 1700 ईस्वी के पश्चात की हैं, वो हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन इतिहास के अंतर्गत। इस तरीके से जब आपने इसकी विषय सूची देखी तो आपने खुद ने पाया कि ये 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, इसके इस प्रकार से ये 3 भाग विभाजित हो चुके हैं, जिसके आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रथम अध्याय है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यहाँ से आगे का कार्य प्रारंभ करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपने सारा नोट डाउन कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से संबंधित मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखवा रही हूँ, आपको नोट डाउन कर लेने हैं और उनके आंसर्स, आपके जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं अभी बताए हुए के अकॉर्डिंगली, उसके आधार पर उनके आंसर्स को आपको करना है। अगर हम देखें तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक रिवीजन के तौर पर नज़र मारें तो सबसे पहले हमने इतिहास का शाब्दिक अर्थ जाना, उसके बाद इतिहास की परिभाषा को जाना और उसके बाद में हमने इतिहास के जनक या इतिहास के पितामह कौन हैं उनके बारे में जाना और उसके बाद में इतिहास के विभाजन को 3 भागों में वर्गीकृत किया। इन बिंदुओं का हमने अध्ययन किया है। तो आपको मैं कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ, वो आपको लिखने हैं, तैयार करने हैं आपको इस विषय से संबंधित। पहला आपका अभ्यास प्रश्न जो बनेगा वो इस प्रकार से है, इतिहास का जनक कौन और क्यों कहलाता
है? इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस कहलाते हैं। और क्यों कहलाता है? क्योंकि उन्होंने इतिहास को एक विषय का रूप प्रदान किया। इसका जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से है, इतिहास शब्द को परिभाषित कीजिए। ये इसका द्वितीय प्रश्न है। जो आपको परिभाषा बताई गई, जो आपको शाब्दिक अर्थ बताया गया, उसके आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 बनेगा वो इस प्रकार से है, इतिहास के वर्गीकरण को अध्ययन की दृष्टि से देखते हुए वर्णित कीजिए। इस प्रकार से ये इसका तीसरा प्रश्न बन गया है। इतिहास के वर्गीकरण को अध्ययन की दृष्टि से देखते हुए वर्णित कीजिए, यानी इतिहास का वर्गीकरण आपको बताना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। और एक अंतिम प्रश्न मैं आपको ज़रूर दूंगी जो प्रैक्टिकल टाइप का है। आपकी पुस्तिका की विषय सूची के आधार पर इतिहास के वर्गीकरण को समझाइए। इस प्रकार से आपका ये जो अंतिम प्रश्न बना है वो ये है कि आपको आपकी पुस्तक की विषय सूची देखनी है, उसमें जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी पार्ट हैं, उन्हें तीनों भागों में विभाजित करते हुए बताना है कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो प्राचीन भारत से संबंधित है, कौन से ऐसे हैं जो मध्यकालीन से संबंधित है और कौन से ऐसे हैं जो आधुनिक काल से संबंधित हैं। यहाँ आपने इन सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जिनका आपको आगे के लिए प्रिपरेशन कर लेनी है और इसे आपको तैयार कर लेना है। तो हमारा वीडियो यहीं पर अभी समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करेंगे जो कि हम चैप्टर नंबर